बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है दलदल नॉवल एपिसोड नंबर 9। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और आइंदा कभी इधर का रुख ना करना, यहाँ जान भी चली जाती है। आप समझी नहीं, मैं समझना भी नहीं चाहती। अब ये बताओ तुम्हारी जेब में क्या है? वो बस आप यूँ समझे कि मैं एक गरीब आदमी कुछ दे नहीं सकता। फिर ऐसा करो कि खामोशी से बाहर चले जाओ। वो देखो जिनकी मूछें बड़ी बड़ी है ना, वो तुम्हें उठाएंगे और सीढ़ियों से नहीं बल्कि खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देंगे। हाथ पांव टूट जाएंगे और कोई फायदा ना होगा। गरीब आदमी की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। आइंदा कभी ख्वाब में भी इधर मत आना। चलो, आप मेरी बात तो सुने, मैं इनसे बस थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। वो बोला तो कामनी भाई ने दो साजंदू को इशारा किया। ये हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी थे। अपनी जगह से उठे, मूछों पर ताव देते हुए आगे बढ़े और नौजवान को बाजू से पकड़ लिया। आप मेरी बात तो सुने, वो बोला, लेकिन वो दोनों उसे धक्के देते हुए बाहर निकल गए। मैं उसे देखती रह गई। क्या करती, अपने बिस्तर पर पहुंचकर मेरी आंखों से आंसू के दरिया बहने लगे। हाय पत्ता जी की किस प्रेम से पाला था तुमने मुझे, और आज देखो कितनी बेबस हूं मैं। न जाने कितनी देर आंसू मेरी आंखों से बहते रहे, न जाने क्या क्या याद आ रहा था। फिर अचानक ही एक शोर सा ऊंचा। मैं सो गई थी या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शोर सुनकर जाग गई। न जाने कैसा शोर है। फिर मैंने कुछ आवाजें सुनी। कामनी भाई की आवाज थी। कौन है ये? कामनी भाई घर के पिछले हिस्से की खिड़की से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हमने देख लिया और पकड़ लिया। अरे बत्ती तो जलाओ, कामनी भाई की आवाज उभरी। मैं न जाने क्यों एकदम से दरवाजा खोलकर बाहर आई। आवाजें बड़े कमरे से आ रही थी, वहां जहाँ रक्स होता था। मैंने हैरत से देखा और उसी वक्त कामनी भाई के मुंह से निकला, अरे ये तो वही है, वही पागल कमीना कहीं का। मैंने भी उसे देखा। ये वही नौजवान था जो कामनी भाई से कह रहा था कि वो मुझसे कुछ देर बातें करना चाहता है। तो ये खिड़की चढ़कर आ रहा था। क्यों? मैंने तुझसे कहा था ना कि दोबारा इधर का रुख मत करना। देखिए, मैं बस थोड़ी देर इनसे बातें करना चाहता हूँ। कामनी भाई पुलिस के हवाले करें इसे या खुद मार मार कर हड्डियां तोड़ दें। चोरी का इल्जाम लगाओ और बंद करा दो। जिन लोगों ने इसे पकड़ा हुआ था उनमें से एक ने कहा, मैं चोर नहीं। कामनी भाई ने, मैं तुमसे पहले कहा था कि मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नौजवान बोला, अब तो तेरा मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। अभी हिसाब किताब कराती हूँ तेरा। सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक ही मैं आगे बढ़ी और वो सब मुझे देखने लगे। क्या बात है रूपा? कामनी भाई ने मुझसे पूछा। माताजी, इसका कोई दोष नहीं। मैंने खुद ही इसे कहा था कि खिड़की से ऊपर आकर मुझसे बात करे। आप इसे छोड़ दीजिए, चलो तुम लोग जाओ, मैंने कहा। और जिन्होंने इसे पकड़ा था हैरान रह गए। खुद कामनी भाई भी हैरत से मुंह खोलकर रह गई। कुछ लम्हे खामोश रही और फिर बोली, रूपा क्या कह रही है तू? तूने इसे कहा था कि ये तुमसे मिलने के लिए आए? नहीं माताजी, मैंने जवाब दिया। और कामनी भाई एक बार फिर चकरा के रह गई। नहीं? हाँ। तो फिर इन लोगों के सामने तुमने ये बात क्यों कही? क्या करती माताजी, आप तो इस बेचारे को मरवा ही दे रही थी। इसने काम ही ऐसा किया था। कोई ऐसा काम नहीं किया। कितने लोग आते हैं मेरे पास मुझसे बातें करने के लिए। अगर 2 मिनट के लिए ये भी आ जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। मैं न जाने क्यों उस नौजवान के लिए बड़ी संजीदा हो गई थी। कामनी भाई ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। चालाक औरत थी, मौके की नजाकत को समझती थी और अंदाजा लगा सकती थी कि ये लहजा कितना सरकश है। फिर भी मध्यम लहजे में बोली, तू क्या इसे अपने कमरे में ले जाएगी? नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। अगर ये सिर्फ मुझसे बातें ही करना चाहता है तो बातें यहाँ बैठकर हो सकती हैं। नहीं रूप जी, मैं आपसे तन्हाई में बातें करना चाहता हूँ। नौजवान पागल ही मालूम होता था। इतने बुरे हालात के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। बहरहाल जो कुछ भी था, मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। जो सूरत हाल थी उसे समझना मेरे बस की बात न थी, लेकिन उसकी भोली वाली शख्सियत, उसका मेरे लिए इस तरह जान पर खेल जाना बड़ी परेशानी की बात थी। बहुत देर तक कामनी भाई इस सिलसिले में टाल मटोल करती रही, लेकिन उसके बाद उसने नौजवान को इजाजत दी। मैं जो जिद कर रही थी, अलबत्ता मुझे ये बात मालूम थी कि कामनी भाई दरवाजे पर मौजूद है और अपनी कमीनगी का सबूत दे रही है। मैंने नौजवान से कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ,
अगर तुम एक गरीब आदमी हो तो आइंदा यहाँ आने का ख्याल दिल से निकालो, और अगर तुम बहुत दौलतमंद हो तो मेरे पास आकर अपनी बर्बादी का सामान न करो। शायद मैं किसी दूसरे शख्स को कभी ऐसी बात न कहती, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई दुख हो, इसलिए मेरी बात मान लेना तुम्हारे फायदे में है। नौजवान यकटक मुझे देखता रहा, फिर उसने एक ठंडी सांस ली और बोली, मैं ये समझ रहा था रूप कुमारी कि शायद अब मुझसे मुख्तलिफ अंदाज से बात करेंगी, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। जब इंसान किसी अपने को ही ना पाए तो फिर क्या करे। ठीक है, उसने एक निगाह मुझे देखा, उन आंखों में न जाने क्या था। उसके बाद वो खामोशी से बाहर निकल गया। कामनी भाई ने शायद रास्ता छोड़ा। जैसे ही वो निगाह से ओझल हुआ, कामनी भाई मेरे पास आई। रूपा देखो, वैसे तो जो कुछ भी तुमने किया वो अच्छा किया। इस जैसे लोगों को तो हमारे पास आना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात कहूँ, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। ये जुमले तुम किसी और से न कहना। अभी जवानी है, सरकशी है, कहीं ऐसा न हो कि ये सरकशी तुम्हें ले डूबे। तुम्हें समझाना मेरा काम है और समझना तुम्हारा काम। हाँ ठीक है, मैंने मरी मरी सी आवाज में कहा। मेरा दिल चाहता था कि इस नौजवान से मैं अच्छी तरह बातें करूं, इसकी सुनूं, अपनी कहूं, लेकिन मुझे मालूम था कि कामनी भाई दरवाजे पर छुपी हुई अंदर की बातों पर कान लगाए हुए खड़ी है। ऐसी सूरत में कोई बात राज में तो रह नहीं सकती, फिर कहने से क्या फायदा। इसलिए मैं खामोश ही रही थी। उसके बाद मैं अपनी मुसहरी पर जा लेटी। मेरे दिल में उस नौजवान के लिए मोहब्बत का कोई तस्वर तो नहीं उभरा था, लेकिन न जाने क्यों मैं इसके बारे में सोच जरूर रही थी। उसकी सूरत मेरी निगाहों में उभर आती। अपने आप को समझा भी रही थी कि पागल तवाइफों को दिलों से क्या वास्ता, अपने आप को संभाल, कहीं किसी से दिल हार बैठी तो जीवन परेशान रहेगा। मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही और फिर मुझे नींद आई। दूसरी सुबह अलबत्ता मैं ठीक थी। रात को अपने कामों में मसरूफ रही। वो मन का मारा दोबारा मुझे नजर नहीं आया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त कुछ लोग कामनी भाई के पास आए। उन्होंने किसी तकरीब में मुजरे के लिए कामनी भाई से बात की और शायद इतनी रकम दी थी कि कामनी भाई तैयार हो गई, वरना कोठे को हम लोग बहुत कम छोड़ते हैं। इन लोगों से बात तय हुई। आने वालों ने कहा कि वो खुद ही लेकर जाएंगे। उन्होंने जिस शख्सियत का हवाला दिया उसका नाम शायद कामनी भाई ने भी सुन रखा था। बहरहाल तैयारियां शुरू हुई और दूसरी लड़कियों के साथ मैं भी बाल बाल मोती परोने लगी। एक बड़ी सी मोटर हमें लेने के लिए आई थी। कामनी भाई, मैं और दूसरी लड़कियां उस मोटर में बैठे। दूसरी मोटर में हमारे साजंदे थे। दोनों मोटरें एक बहुत शानदार सी हवेली के सामने जाकर रुकी थी। कामनी भाई नीचे उतरी और फिर दोनों लड़कियां, और फिर जैसे ही मैं नीचे उतरने लगी तो अचानक ही वहां खड़े हुए एक शख्स ने दरवाजा बंद किया। उसके बाद मोटर एक झटके से आगे बढ़ी। मैं तो हैरत से सकते में रह गई। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। झटके से मोटर आगे बढ़ी, इसलिए मैं सीट पर गिर पड़ी। कुछ देर तो मेरा दिमाग चकराता रहा। उसके बाद सूरत हाल मेरी समझ में आई। मैं अपने आप को संभाले हुए थी और सोच रही थी कि क्या ये अच्छा हुआ। सच्ची बात यह है कि कामनी भाई से उकता गई थी और कई बार मेरे दिल में आया कि इससे तो कोई और जगह होती तो अच्छा था। कामनी भाई तो एक शिकारी है, वो जीवन में मुझे कुछ नहीं करने देगी। मोटर चलती रही और थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत हवेली के सामने रुकी। फिर मोटर चलाने वाले ने अपने मुंह से दाढ़ी मूछें उतारकर चेहरा मेरी तरफ किया तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो तो वही था, वही पागल दीवाना। मैं हैरत से देखती रह गई। उसने कहा, मुझे अंदाजा है रूप कुमारी कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन क्या करूं, इसके अलावा और कोई तरकीब ना थी। मैं बेइख्तियार मुस्कुराई। मैंने कहा, वो सब तुम्हारे आदमी थे और वो हवेली, वो मेरी नहीं थी, बल्कि उस हवेली में जो कुछ कोई रहता है ना, अगर कामनी भाई ने वहां शोर शराबा किया तो अब तक थाने पहुंच चुकी होगी। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैं खुद भी तुमसे बातें करना चाहती थी, पर क्या करूं, उस समय जब तुम मेरे साथ कमरे में आए थे, कामनी भाई हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। वो दरवाजे से कान लगाए हमारी बातें सुन रही थी। नौजवान के चेहरे पर हैरत के नगूश उभरे। उसने कहा, तो गोया आप, हाँ, लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो अब भी सच है। मैं तुम्हें गरीब आदमी समझ रही थी। ये अच्छी बात है कि तुम हैसियत वाले इंसान हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम मुझसे चाहते क्या हो, बताओ। आप आइए, अंदर आइए। आप नहीं समझती कि मैंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। मैं नहीं जानता कि इसका मुझे क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल वो मुझे साथ लिए हुए अंदर आया। सबसे पहले मेरी मुलाकात उन दो लड़कियों से हुई जो सादा से लिबास में मलबूस थे। उन्होंने हैरत से मुझे और उसे देखा और फिर बोली, राजू भाई कौन है ये? फजूल बातें मत करो, माताजी कहाँ है? वो बोला, कमरे में है, उसने कहा और आगे बढ़ गया। एक अजीब सा अंदाज था उसका। दोनों लड़कियां तेज तेज कदमों से हमारे पीछे आ रही थी और मैं हैरान सी उसके साथ आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर में वो मुझे लिए हुए अंदर आया। एक बहुत बड़े कमरे में एक दुबली पतली औरत जो शायद बीमार थी बिस्तर पर लेटी थी।
उसने पलटकर हमें देखा और खनक होठों पर जुबान फेरकर सीधी हुई एक लड़की आगे बढ़ी। उसने कहा, नहीं माताजी, डॉक्टर साहिब ने आपको उठने से मना किया है। ये लड़की कौन है राजदेव? ये लड़की कौन है? औरत ने उस नौजवान को देखते हुए कहा, जिसका नाम पहले लड़कियों ने राजू लिया था और अब इस उम्र रसीदा औरत ने राजदेव कहा था। इसका मतलब है कि इसका नाम राजदेव है। माताजी, ये रूप कुमारी है, वही रूप कुमारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। माताजी, इसके बगैर मैं जीवन नहीं गुजार सकता। माताजी, बस मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो खतरनाक भी है। मैं इसे अपने घर की सूरत दिखाना चाहता था। मैं इसे बताना चाहता था कि इसने किस तरह मेरी खुशी छीन ली। तूने अच्छा नहीं किया राजदेव। देखो रूप कुमारी, मैं तुम्हें किस लिए यहाँ लाया हूँ। मैंने तुम्हें उस कोठे पर ही बता देने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे इसका मौका नहीं दिया। क्या तुम्हें मेरी मजबूरियों का इल्म नहीं था? क्या मैं तुम्हें बता नहीं चुकी? ये बहुत बड़े आदमी का घर है रूप कुमारी, लेकिन अब ये वक्त आया कि कल से हम सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें मालूम है ये किसका घर है? बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि कामनी भाई ने हमारे इस घर को तबाह बर्बाद किया। हमारे सिरों से हमारा साया छीना, हमारी हर चीज बिक चुकी, हमारा सब कुछ बिक चुका। समझी? ये घर भी कामनी भाई के कब्जे में जा चुका है। ये घर भी कामनी भाई का हो चुका है। हम सड़कों पर नहीं आना चाहते रूप कुमारी, हम दरबदर नहीं होना चाहते। हम कामनी भाई से अपना सब कुछ लेना चाहते हैं। हमारा पता कामनी भाई के कब्जे में है, वो सब कुछ इसके हवाले कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हमारी मदद करना होगी रूप कुमारी, तुम्हें हमारी मदद करना होगी। और कुछ? मैंने मुस्कुराते हुए उस नौजवान को देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल उभरा। जीवन में न जाने क्या क्या कुछ करती रही हूँ, अगर किसी के लिए कोई अच्छा काम कर दूं तो हो सकता है मेरा जीवन भी संभल जाए। पहली बार नेकी का एक काम करने जा रही थी। मुझे पता था कि ऐसे कागजात और ऐसी चीजें कहाँ होती हैं। मैंने राजदेव को देखते हुए कहा कि ये बात है, तुम ये कहना चाहते थे मुझसे? हाँ रूप कुमारी, मेरी बहनों को देख रही हो, दोनों कुंवारी हैं। माताजी को देख रही हो, बिस्तर से लग गई हैं। पिताजी जो कुछ कर चुके हैं उसका तुम्हें अंदाजा नहीं। सारी दौलत, सारी जायदाद उन्होंने कामनी भाई के हवाले की और हम कामनी भाई के एक इशारे पर सड़कों पर आ सकते हैं। नहीं राजदेव, मैं बड़ी बुरी हूँ, बहुत बुरी, लेकिन तुमने मुझे एक नेकी करने का मौका दिया। संसार में तो मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेरे इन अल्फाज से बूढ़ी औरत के मुर्दा जज्बात में जैसे जान पड़ी। वो बिस्तर पर लेटी इतनी कमजोर, इतनी नदाल नजर आ रही थी कि लगता था वो अब थोड़ी सी जिंदगी गुजार सकेगी। लेकिन मेरे इन अल्फाज से उसके नीम मुर्दा जिस्म में जैसे एकदम एक नई रूह दौड़ गई हो। वो मुसहरी पर थोड़ी सी उठकर बैठी। उसने कहा, बेटी, इंसान को कहीं तलाश नहीं करना पड़ता। इंसान तो अपने अंदर होता है, बस जरा अपने अंदर झांको, इंसान मिल जाएगा। तुम्हारे मन में अगर हमारे लिए दया आई तो हम हैरत नहीं करते, क्योंकि ये दया एक इंसान के लिए, एक इंसान के मन में आई है। और अगर इंसान यूं ही दुनिया से रुखसत हो जाए तो इंसानियत का नाम ही मिट जाए। बस इतना ही कह सकती हूँ बेटी कि भगवान तुम्हें संसार की सारी खुशियां दे। हमारा ये काम कर दो। माताजी, मैं ये काम जरूर करूंगी, आप चिंता न करें। और फिर मैंने राजदेव से कहा, राजदेव मुझे बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। 2-3 प्रोनोट लिखेंगे पिताजी ने। हमें वो चाहिए क्योंकि उनके बगैर कामनी भाई हमारी दौलत जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ वो कहाँ होंगे। मैंने जवाब दिया और फिर बोली, मुझे जरा थोड़ी सी तफसील बताओ। मैं बताता हूँ, राजदेव ने कहा। उसके साथ दूसरे कमरे में आई। दिल ही दिल में हंस रही थी और सोच रही थी, राजदेव, मैंने तो ये सोचा था कि शायद तुम्हारे मन में मेरा घर बन गया है, पर कोई बात नहीं। एक तौइफ के लिए मन में जो जगह होती है वो बस इतनी ही होती है। मुझे अपनी जगह का अंदाजा है, वो तो बस भूल जाती है कभी कभी, और इंसान न जाने क्या क्या सोच बैठता है। चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरी जगह समझा दी। बहरहाल वो रात मैंने उन लोगों के साथ गुजारी। एहतियात के साथ वापस जाना चाहती थी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सोच समझकर काम करना था। दूसरे दिन मैंने उन लोगों के साथ नाश्ता किया। अब मैंने अपने मन को शांत किया और पुरसुकून थी। वो नेक काम जो मैंने इस खानदान के लिए करने का फैसला किया था, बहरहाल एक अहमियत का हामिल था, और मैं वो नेक काम करके अपने मन को खुशी देना चाहती थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने राजदेव से कहा, बस तुम मुझे एक टांगा ला दो और सुनो, आज से ठीक तीसरे दिन में तुमसे मुलाकात करूंगी। हमारा घर तो तुमने देखा ही है। इस गली के आखिरी सिरे से वापस मुड़ने के बाद हमारे घर के पिछले हिस्से पर पहुंच जाना। निशान में तुम्हें बताई देती हूँ। पीछे पीपल का दरख्त है जहाँ गोरकन पूजा होती है।
बस तुम उस पीपल के दरख्त के पास पहुंच जाना। मेरे कमरे की खिड़की उसी पीपल के दरख्त के सामने खुलती है। इस वक्त पहुंचू दोपहर को 2 बजे। हम जिन घरों के रहने वाले हैं वहां दिन की रोशनी बेकार चीज होती है, क्योंकि हमारा काम रात को शुरू होता है, दिन को नहीं। उस समय सब लोग सो रहे होते हैं। याद रहेगा ना, आज से ठीक तीसरे दिन। हाँ, मुझे याद रहेगा। और सुनो, अगर मन में कोई खोट हो तो उसे निकाल फेंको। मैं तो आ ही गई हूँ तुम्हारे पास। जो मन चाहे वो सलूक करो मेरे साथ। मैं तुम्हें धोखा देकर नहीं जा रही, इस बात को याद रखना। राजदेव कुछ न बोला। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैं तांगा लेकर आता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इस जगह से तांगे में बैठी तो हो सकता है कि तांगे वाला यहाँ के बारे में बताए। मुझे कहीं दूर ले जाकर तांगे में बिठाओ। राजदेव ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बाकी सब कुछ भी मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ। टांगे में बैठकर मैंने टांगे वाले को अपने घर का पता दिया। वो तो ऐसी जगह थी जिसे सभी जानते थे। लेकिन अपने घर की जानिब सफर करते हुए मैं सोच रही थी कि राजदेव, मैंने तो ये समझा था कि तुम्हारी दीवानगी मेरे लिए है। तुमने मुझे मेरी औकात याद दिलाई। बड़ा अच्छा किया। आइंदा ख्याल रखूंगी। बिला वजह दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात बिठाए रखती हूँ। अपने आप को कितना ही समझा रही थी, पर क्या करती। मन तो एक औरत का था, और औरत कितनी ही बदलने की कोशिश करे, अपने आप को अंदर से औरत ही होती है। राजदेव जिस अंदाज में मेरे पास आया था और जो कुछ उसने जाहिर किया था, उससे तो मैं यही समझी थी कि मेरा पुजारी है, मुझे चाहता है। पर ऐसा नहीं था। उसकी कहानी दूसरी थी। लेकिन सच जानो, न जाने क्यों मुझे दुख हुआ था। घर वापस पहुंची। तांगे से उतरकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एक हंगामा मचा। कामनी भाई दौड़कर मुझसे लिपटी। बाकी लड़कियां भी हैरत का इजहार कर रही थी। कामनी भाई मेरे बदन पर सजे एक एक जेवर को देख रही थी। सब देखकर वो हैरान रह गई। अच्छी तो है ना रूपा, तू अच्छी है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? बस। क्या हुआ था तुम्हें? कौन थे वो पापी? हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हुआ। वो बड़ी चालाकी से आए थे। हमारे आदमी को मार पीट कर गाड़ी से उतारा। बस तुम्हें ही अगवा करना चाहते थे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पता नहीं माताजी, उन्होंने मुझे भी एक वीराने में ले जाकर छोड़ा, और मुझे कितनी परेशानी उठाना पड़ी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मीलू पैदल चलती रही, तब कहीं जाकर शहरी आबादी तक पहुंची। वीराने में छोड़ा? हाँ, पर क्यों? क्या चाहते थे वो? यही तो समझ में नहीं आया कि वो क्या चाहते थे। मैं तो समझती हूँ कि भगवान ने दया की, वरना पापी तुझसे तेरा जेवर छीन लेते। और सुन, एक बात बिल्कुल सच सच बता। कहीं? कामनी भाई ने खामोश होकर मेरी सूरत देखी, और मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, नहीं माताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना मेरा तो बड़ा नुकसान होता। अरे मैं तो न जाने क्या क्या सोचे बैठी थी तेरे बारे में। बहरहाल बात टल गई और मेरे दिन रात फिर आराम से गुजरने लगे। आराम से तो मैं कह रही हूँ, बेकली उस वक्त शुरू होती है जब रात ढल जाती थी और मैं पुरहवस निगाहों को अपने बदन में चुपते देकर निडाल हो जाया करती। उन आंखों में मेरे लिए प्रेम भी पैदा कर दे। मैं सोचती थी माताजी यानी कामनी भाई की सेव से वो प्रोनोट और दूसरी चीजें निकालना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने उसे कर ही लिया और बड़ी अच्छी तरह वो कागजात देख के सब कुछ ठीक था। अब मुझे ये कागजात राजदेव तक पहुंचाने थे और वो वक्त आने वाला था। मैंने उन कागजात का एक पैकेट बनाया और उस दिन सुबह से ही बेचैन हुई। जिस दोपहर मुझे वो पैकेट राजदेव को देना था, मुकर्रर वक्त पर मैंने खिड़की खोली। घर के तमाम लोग सो रहे थे। ठीक वक्त पर मुझे राजदेव नजर आया। मैंने वो पैकेट उसकी तरफ उड़ा दिया। राजदेव ने उसे लिपक लिया। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माथे पे लगाए और वहां से चला गया। मगर मैं धूप भरे मौसम में न जाने कब तक वहां खड़ी राजदेव को जाते हुए देखती रही। फिर मैंने दिल में कहा, बस इससे ज्यादा मेरी कोई कीमत नहीं। बहरहाल मैंने खिड़की बंद की। सारे पापी संसार में एक जैसे होते हैं। सभी अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन में कोई झांक कर नहीं देखता। मेरी आरज़ू थी कि कोई ऐसा मन का मैयत मिले जो मन में आ बैठे, अपने मन में मुझे बिठाए, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो, चाहे कोई गंदी सी जगह ही क्यों ना हो, पर मन का सौदा मन से करे। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आता था। यहाँ तक कि जब वो कोठी पर आया, उसने मीठी निगाहों से मुझे देखा तो मेरा मन धड़क उठा। चेहरे पर चाकू का बड़ा सा निशान था, आंखों में खून तैर रहा था। नोटों के ढेर साथ लाया था और ये सारे ढेर उसने मुझ पे लुटाए। कामनी भाई तो उसके पास ही जाकर बैठी, उससे बातें करने लगी। लेकिन रात को जब मुजरा खत्म हुआ तो छुमन लाल सारंगिया आकर बैठा। कामनी भाई ने उसे देखा तो बोली, क्या बात है छुमन लाल? अरे आप इसे नहीं पहचानती कामनी भाई? किसे? वो जो आपका मंजूरे नजर रहा है, तुम जानते हो इसे? आप नहीं जानती? ये हैरत की बात है। अरे है कौन? बकबक किए जा रहे हो? मैं कौन सा सारे संसार को जानती हूँ। वो कंगन सिंह है, डाकू कंगन सिंह
है? कामनी भाई की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं पहचानती ना आप उसे? अरे मैं क्या जानूं, नाम तो बड़ा सुना है उसका, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान, ये सब लूट का माल देकर गया है हमें, कहीं पुलिस ना आ जाए यहाँ तक। पुलिस तो है क्या आएगी, मगर वो फिर आएगा। रूपा को उसने मन में बिठाया। अब तो चूंकि उसे जानते नहीं, इसलिए मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी, और मैं तो उसे पहचानता था, इसलिए देखता ही रहा मैं इसे। मैंने अंदाजा लगाया है कि वो रूपा पर मिट मिटा। ये तो खुशी की बात है चमन लाल, बात खुशी की है या नहीं, लेकिन डाकू के कदम हमारे यहाँ आने नहीं चाहिए। क्या बात करते हो चुम्बन लाल, हमारे यहाँ आने वालों में डाकू के सिवा भी कोई और होता है? अरे ये सारे के सारे मुख्तलिफ तरीकों से डाके डालते हैं और फिर लूट का माल खत्म करने के लिए हमारे पास आते हैं। अगर कंगन सिंह रूपा को पसंद करता है तो ये तो अच्छी बात है, कोई टेढ़ी नजर से नहीं देखेगा हमारे कोठे की तरफ। हाँ, पुलिस के सिवा, चुम्बन लाल ने कहा। अपने मनहूस मुंह से मनहूस बातें निकालते रहना चुम्बन लाल जी, कोई काम की बात मत करना। चुम्बन लाल तो खामोश हुआ, लेकिन रात को फिर मैं बेचैन हुई। मेरी निगाहों में नोकीली मूछों और जख्मी चेहरे वाला कंगन सिंह गर्दिश करने लगा। मैंने गौर नहीं किया था, उन आंखों पर दोबारा आया तो गौर करूंगी। मैंने दिल में सोचा, वही तड़प वही प्यास मेरे मन में थी जो मुझे बेचैन कर दिया करती। कोई तो हो जो मुझे अपने मन में बसाकर प्यार करे। बस ये अजियत दिल में थी। फिर दूसरे दिन कंगन सिंह दोबारा आया और शायद उसने कामनी भाई से कुछ कहा, क्योंकि कामनी भाई परेशान थी। वो चला गया और मैंने कामनी भाई को कहते हुए सुना, चुम्बन लाल जरा मालूम तो करो कि ये कंगन सिंह यहाँ कैसे आया। दिन भर आज उसी के बारे में मालूम करता रहा। सोचा ये था कि रात को जब मुजरा खत्म होगा तो बताऊंगा वो दोबारा आया। अरे वो तो न जाने क्या क्या बक रहा था मुझसे। क्या बक रहा था? कह रहा था कि रूपा इसे दे दूं। क्या? हाँ, कामनी भाई कुछ करना होगा, तुम्हें पता है वो भी थोड़े दिन पहले ही जेल से छूट कर आया। बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम्हें पुलिस ऑफिसर से मिलना चाहिए, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। जेल से छूट कर आया है तो और क्या। हाय राम, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। अब देख लो कामनी भाई क्या कर सकती हो। वो एक साहिब आते हैं ना हमारे पास, नाम भूल गई थी उनका। उनका कोई अजीज बहुत बड़ा पुलिस वाला है, उनसे बात करूंगी कि कुछ करे। कर लेना, जो मुनासिब समझो कर लेना, मगर कुछ करना जरूर। फिर वही हुआ। उस रात कंगन सिंह मेरे पास आया, मुजरा खत्म हुआ और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि कंगन सिंह गया या नहीं। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी। मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक महसूस हुई। आधी सोई थी आधी जाग रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो ये देखकर धक से रह गई कि दरवाजे पर कंगन सिंह खड़ा था। एक लम्हे के लिए मुझे खौफ महसूस हुआ, मगर फिर मैं अपने उन्हें जज्बात का शिकार हुई। कंगन सिंह आगे आया। उसने कहा, मुझे माफ करना देवी जी, मन का मारा हुआ हूँ। संसार ने पता नहीं मुझे क्या से क्या बनाया, तुम्हारे पास आना चाहता था। आओ, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर बोला, मेरे आने का बुरा तो मनाया होगा तुमने। शक्ल भी मेरी अच्छी नहीं। ये सीने के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा होता है जिसे दिल कहते हैं। देवी जी, इंसान की शक्ल कैसी भी हो, ये पापी एक ही शक्ल का होता है हर इंसान के सीने में। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो रूप कुमारी, मेरा माजी बहुत बुरा है। मैं एक डाकू की हैसियत से मशहूर हूँ और मेरे मन में तुम्हारा प्रेम जाग उठा है। जीवन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अगर मुझे अपने मन में बसाओ तो सच कहता हूँ कि सारे बुरे काम छोड़ूंगा। बोलो, कोई गुंजाइश है? तुम यहाँ तक कैसे आए? अगर यहाँ तक आना चाहूँ तो तुम्हारे घर में एक भी ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके, लेकिन प्रेमी के दो द्वार दुबे पाओ जाना होता है, गर्दन झुकाकर जाना होता है, और मैं छुपकर ही यहाँ तक आया हूँ। वो औरत अगर मुझसे तुम्हारे वजन के बराबर सोना मांगती तो मैं उसे दे देता, मगर वो बातें ऐसी करती है कि मुझे गुस्सा आने लगता है। पर क्या करूँ, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी वजह से उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता। देवी, एक बात सुनो, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। तुम अपना कौल निभा सकोगे, अपना वचन पूरा कर सकोगे कंगन सिंह? मैंने कहा और वो चौंक पड़ा। कौन सा वचन, कौन सा कौल? यही कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम बुरे काम छोड़ दोगे। मैं अपना वचन पूरा करूंगा। भूल तो नहीं जाओगे? नहीं। मुझे भगा तो नहीं दोगे अपने मन की बात पूरी होने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, मैंने कहा। उसकी आंखों में जैसे चिराग जल उठे हों। उसने कहा, तो फिर आओ, अपना जो कुछ है यहाँ से ले लो और निकल चलो मेरे साथ। मैंने ऐसे ही किया। बहुत से जेवर थे, बहुत सा माल था। मैंने वो सब गठरी में बांधा और उसके साथ बाहर आई। वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। पता नहीं ये सच्ची खुशी थी या फिर धोखा खा रही थी मैं, लेकिन रास्ते में उसने कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ कुमारी जी,
संसार को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि संसार से कैसे बचा जा सकता है। तुम परेशान बिल्कुल ना होना। हम नए जीवन का आगाज करेंगे। इस जीवन में तुम एक सच्ची और प्यार करने वाली पत्नी होगी और मैं तुम्हारा प्रेम, जीवन के ये लम्हात कितने ही लंबे क्यों ना हो, हमारे लिए बड़े कीमती होंगे। हम दुनिया वालों से दूर अपनी जगह बनाएंगे। न जाने क्या क्या कहता रहा और मैं उसके साथ लाड़ी अड्डे पहुंच गई और फिर हम लाड़ी अड्डे में बैठकर चल पड़े। मैं बहुत खुश थी, बहुत ही खुश। मैं यही तो चाहती थी और ऐसे मन के मैयत को पाकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। लाड़ी का सफर जारी रहा। रात का काफी समय बीता। मैं खिड़की से गर्दन बाहर निकालते भागते हुए खेतों और अबाटू को देख रही थी। इससे पहले जब भी कभी सफर किया दिल में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन आज का ये सफर बड़ा अजीब था। कंगन सिंह ने जो बातें कही थी वो एक तरह से मेरे लिए नई जिंदगी का बाइस थी। भगवान करे कि ऐसा हो जैसा उसने कहा था। हम एक छोटी सी आबादी में पहुंचे। लाड़ी रुकी, उसे आगे जाना था। मैं कंगन सिंह के साथ नीचे उतर आई। यहाँ एक टांगों में सवार हुए और टांगे वाले को उसने एक जगह का पता बताया। मैंने उससे पूछा ये कौन सी जगह है और हम कहाँ जा रहे हैं। एक जाने वाले का घर है, उसमें एक बुढ़िया रहती है। कभी कभी उस बुढ़िया को मैं पैसे दे दिया करता था। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि मैं इससे पहले डाके डालता रहा हूँ। अब मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया हूँ। हमने अपने बहुत से आर्जी ठिकाने बना रखे थे। उन्हीं ठिकानों में एक ठिकाना ये भी है। हम इस घर में आकर छुप जाया करते और बुढ़िया को पैसे दे दिया करते। वो आराम से हमारे सारे काम करती। कुछ वक्त हम यहाँ रुके और उसके बाद यहाँ से भी आगे निकल चलेंगे। अभी एक जगह रुकना मुनासिब नहीं होगा। मैंने गर्दन हटाई। टांगे का सफर खत्म हुआ। ये बस्ती कच्चे पके मकानों पर मुश्तमिल थी। छतों पर घास फूस के छप्पड़ पड़े थे। एक बुसीदा से घर के सामने कंगन ने टांगे से उतरने के बाद दरवाजा बजाया तो दरवाजा खुला। मैली कुचैली साड़ी में लिपटी एक औरत ने कंगन सिंह को देखा और जल्दी से पीछे उठी। अरे कंगना, तू है? हाँ मैं हूँ मासी, ये देखो अपनी पत्नी लाया हूँ। मैंने कहा कि चल जरा मासी के चरण छू ले, क्योंकि इस संसार में मासी के सिवा मेरा कोई नहीं। भगवान तुझे सुखी रखे। तूने शादी कब की? बूढ़ी औरत ने कहा। कंगन सिंह मेरे साथ अंदर आया। छोटा सा सहन, बरामदा और एक कोठरी, ये इस घर की पूरी कायनात थी। बुढ़िया हमारी खातर मदारत में मसरूफ हो गई। कंगन सिंह यहाँ आकर मुतमिन हुआ। औरत ने कहा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, बहू को आराम से बिठा। मुझे अल्फाज अमृत महसूस हो रहे थे। क्या सचमुच मेरे जीवन का ये अनोखा सपना पूरा हो जाएगा? मैंने मन ही मन में सोचा, सपने पूरे हो भी जाते हैं अगर इंसान की लगन सच्ची हो। बहुत सी बातें मुझे याद आ रही थी। कंगन सिंह ने कहा, बुरी मासी से ये कहना जरूरी था। तू ये ना समझना कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। फेरे करूंगा तेरे साथ, पत्नी बनाऊंगा तुम्हें अपनी, दुनिया भर की इज्जत दूंगा तुझे। मेरे दिल में मुसरतों के चिराग जल उठे थे। बुरी औरत ने नाश्ता तैयार किया, कच्ची पक्की पूड़ियां और तरकारी, मगर मैं बता नहीं सकती कि इसमें मुझे कितना मजा आया। कंगन सिंह ने कहा, रूपा अब तू आराम कर, यहाँ सो जा। सफर में सारी रात जागती रही है। मैं थोड़ी देर के बाद वापिस आ जाऊंगा। हो सकता है हमें ये रात यहीं बितानी पड़े। अगर जरूरी ना हुआ तो आज ही रात हम यहाँ से चल पड़ेंगे। तुझे मालूम है कि मैंने मासी से क्या कहा? ऐसे ही जाहिर करना जैसे तेरी मेरी शादी हो चुकी है, मासी को शक न होने पाए। ठीक है, मगर तुम जा कहाँ रहे हो? जरा सी मालूमात तो करनी होगी कि कामनी भाई ने हम लोगों के आने के बाद हमारे खिलाफ क्या किया। हाँ ये तो है। वैसे वो बड़ी चालाक है, समझ तो जाएगी कि ये तुम्हारा किया हुआ है। मुझसे ज्यादा चालाक नहीं। मैं सब कुछ ठीक करूंगा रूप कुमारी। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया और मुझे न जाने क्यों इत्मीनान सा हो गया। वो चला गया। बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठी, कहने लगी, बहुत अच्छा है कंगन, मुझे मासी कहता है। मैं भी इस पापी से प्रेम करने लगी हूँ, पर ये मुझे मालूम है कि बुरे काम करता है। बेटी, मेरा इस संसार में कोई नहीं। बस ये समझ ले, भगवान ने जितना जीवन दिया उसे गुजारने पर मजबूर हूँ। कोई अपने हाथों से अपनी हत्या नहीं करता, मैं भी नहीं कर सकती। किसी न किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। फिर बोली, अच्छा सुन कंगन सिंह, जो कुछ है तुम्हें मालूम है ना इसके बारे में? हाँ मासी, मुझे पता है, मैंने कहा। पर मन का अच्छा है, मेरे साथ तो उसने कभी बुरा सलूक नहीं किया। भगवान करे तू भी उसके साथ खुश रहे। हाँ माता जी, बस दुआएं चाहिए। वो मुझसे बड़ी बातें करती रही। फिर रात को कंगन वापस आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू खुश तो है ना रूप कुमारी? अब तो दिल चाहता है एक लम्हे के लिए भी तेरा साथ ना छोड़ूं। तो मत छोड़ना मेरा साथ। मैं कब कहती हूँ या मैं कब चाहती हूँ। हाँ, वो बात असल में ये है कि जेल से छूटा था तो जेब में कुछ नहीं था। जो कुछ लूट मार के हासिल किया कामनी भाई को दिया और उसके बाद खाली हाथ हुआ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो तुम्हारे लिए इतना कुछ ले आई हूँ, मैंने कहा।
अरे तो क्या अब तेरे बल पर जीऊंगा? बाजू देख मेरे, जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ। देखो कंगन, इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मैं कभी ना बोलूंगी, लेकिन जो वादा किया वो पूरा करना। जीवन में सारे बुरे काम छोड़ो, एक अच्छे इंसान बनो, मैं समझूंगी कि संसार में मुझे सब कुछ मिल गया। तू चिंता मत कर, यही कोशिश करूंगा, उसने कहा और मैं खामोश हो गई।